वेलकम टू शिवम्स बायोलॉजी। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन के टॉपिक्स को समझा। हमने देखा कि कैसे ऑर्गेनिजम्स न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी को रिलीज करवाते हैं सेल के अंदर। देखो, ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, इनके दौरान बॉडी में अलग अलग सब्सटेंसेस को मूव करने की जरूरत पड़ती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, जबकि आप खाना खाते हो, वो डाइजेस्ट होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वहां से उस डाइजेस्टेड फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाना होता है। ये काम कौन करता है भाई? तो आपको पता है, ब्लड करता है। ओके, ऐसे ही दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है। चलो ह्यूमन बीइंग्स का एक और एग्जांपल लेते हैं। जब आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन गया, लंग्स से ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाना होता है, और हर एक सेल में जो CO2 बनता है, सारे कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके वापस लंग्स तक लाना होता है। तो ये जितना कुछ भी होता है बॉडी में, ये मूव करने का जो भी काम होता है, उसका जो सिस्टम है, उस सिस्टम को हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कहते हैं। यानी कि ऐसा सिस्टम जो कि बॉडी में सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। दैट सिस्टम विल बी कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन। क्या टॉपिक है भाई? ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में और प्लांट्स में, या फिर यूं कहें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हर किसी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन की तो आवश्यकता होगी ही भाई। अब देखो, जो यूनिसेल्युलर है वहां तो ऑर्गन्स होंगे नहीं, ऑर्गन सिस्टम होंगे नहीं, तो वहां ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होगा, बट ट्रांसपोर्टेशन तो होगा। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर अमीबा की बात करते हैं तो वहां फूड वैक्यूल के अंदर फूड का तो डाइजेशन हो गया, और फिर डाइजेस्टेड फूड के मॉलिक्यूल्स को, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को, अमीबा के पूरी बॉडी में, यानी कि पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, जो कि वहां पर साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट के थ्रू होता है। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। आज हम जो ट्रांसपोर्टेशन की बात करने वाले हैं, तो पार्टिकुलरली यहां हम प्लांट्स को कंसीडर करेंगे। किसको कंसीडर करने वाले हैं? प्लांट्स को। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ओके, देखो, प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, उसके लिए कौन से टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं? बिल्कुल बताना, आप क्लास 9th में पढ़े हुए हो, टिश्यू चैप्टर क्लास 9th में था ना भाई। तो आपको पता होगा कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वाले दो टिश्यूज होते हैं। नाम बताना। बिल्कुल, जाइलम एंड दूसरा क्या है भाई? फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। इन्हें हम वास्कुलर टिश्यूज या फिर वास्कुलर बंडल्स भी कहते हैं, जाइलम को और फ्लोएम को। जाइलम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, फ्लोएम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, इन्हें मैं यहां डिस्कस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि आप टिश्यूज के अंदर इन चीजों के बारे में बहुत डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यहां पर हम जानेंगे कि जाइलम और फ्लोएम अपना काम कैसे करते हैं। पार्टिकुलरली जो कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है वो है कि जाइलम अपना काम कैसे करता है। तो आज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना हमारे साथ। चलो, जाइलम क्या करता है भाई? किस चीज का कंडक्शन करता है? वाटर का करता है। और फ्लोएम किसका करता है? फूड का करता है। अगर याद रखने में परेशानी हो कि जाइलम और फ्लोएम में कौन वाटर का कंडक्शन करता है और कौन फूड का करता है, तो कैसे याद रखना भाई? एक ट्रिक बता रहा हूं। देखो, जाइलम है जो कि करता है किसका कंडक्शन? वाटर का। और जो फ्लोएम है वो किसका कंडक्शन करता है? फूड का। तो जाइलम करता है कंडक्शन जल का। क्या दोनों के प्रोनाउंसिएशन का स्टार्टिंग कुछ मैच नहीं कर रहा है? जाइलम जल। जाइलम करता है कंडक्शन जल का, फ्लोएम करता है फूड का। जाइलम फॉर जल एंड फ्लोएम फॉर फूड। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हो कि जाइलम और फ्लोएम किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हम यहां पर देखने वाले हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है वो कैसे होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसमें भाई? हम लोगों में नहीं, यहां बात कर रहे हैं किसकी? प्लांट्स की। तो प्लांट्स में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इस पूरे प्रोसेस को यहां समझेंगे। ठीक है, प्लांट्स वाटर कहां से लेते हैं?
ऐसा होता है क्या कि बारिश हो रही है और बारिश की बूंदें जो गिर रही है पत्तियों पर, तो वहां से वो स्टोमाटा के थ्रू अंदर चला जाता होगा? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा। आपको ऑलरेडी पता है, प्लांट्स वाटर लेते हैं सॉइल से, और किस चीज के थ्रू लेते हैं? अपने रूट्स के थ्रू लेते हैं। ओके, तो चलो मैं यहां पर एक प्लांट बनाता हूं। मान लो कि कोई ऊंचा सा ट्री है और ये सॉइल है और सॉइल के अंदर इसके रूट्स हैं। ठीक है, ये सारे रूट्स हैं, ऊपर ये काफी ऊंचा सा तना है इसका। और चलो एक ब्रांच बना देते हैं और ब्रांच में एक लीफ भी बना देते हैं। तो बस एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, समझ जाना आप। ये एक ट्री है, रूट है इसका और यहां पर लीफ है। ठीक है, अब सॉइल से वाटर को लेकर के रूट्स पहुंचाते हैं जाइलम वाले ट्यूब तक, जाइलम का जो चैनल बना हुआ है, और जाइलम इस वाटर को लेकर ऊपर चढ़ता है अपने अंदर। देखो जाइलम का जो ये ट्यूब के जैसा बनता है, इससे वाटर ऊपर चढ़ता है और प्लांट में हर तरफ, हर ब्रांच में, हर लीफ में, हर जगह वाटर की सप्लाई एंश्योर्ड होती है। ठीक है, आप लीफ में देखोगे वेन के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ में वेन के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ यूं, है ना। तो लीफ में जो ये वेन्स देखते हो, ये एक्चुअली कंडक्शन के लिए ही होते हैं। ठीक है, तो यहां पर वाटर पहुंच गया। अब एक बात आप बताना, जैसे कि आपके मकान पर मान लो कि जो ये आपका घर है, घर के ऊपर पानी का टंकी रखा हुआ रहता है। जो पानी की टंकी है घर के ऊपर, उसमें जब आप पानी को भरते हो तो कैसे भरते हो? बाल्टी में चापाकल से पानी लेकर, फिर उसे लेकर छत पर जाते हो और टंकी में डालते हो, ऐसा करते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्या करते हैं भाई, मोटर को ऑन करते हैं और उससे जो पानी है वो सीधा पहुंच जाता है कहां? टंकी के अंदर, है ना। यहां पर धरती के अंदर के पानी को उस टंकी तक पहुंचाने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है, और वो एनर्जी कहां से आ रही है भाई? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आ रही है। बहुत सिंपल टर्म्स में आपको बता रहा हूं, जिस ऊर्जा की आवश्यकता यहां हो रही है वो ऊर्जा कौन प्रदान कर रहा है यहां पर? इलेक्ट्रिसिटी, जिसके थ्रू ये मोटर चल रहा है। और मोटर क्या कर रहा है? धरती के अंदर के पानी को खींच करके ऊपर ला रहा है और उस टंकी में भर रहा है। ठीक है, अब एक बात सोचने की है यहां पर। देखो बहुत सारे पेड़ तो ऐसे भी हैं जो कि आपके मकान से बहुत ज्यादा ऊंचे हैं, जैसे कि जो ताड़ का पेड़ होता है, पाम ट्री जो होता है, जो खजूर का पेड़ है। तो इन सारे पेड़ में जो पानी ऊपर तक जाता है, क्या यहां कोई मोटर लगा हुआ होता है जो कि पानी को ऊपर पहुंचाता है? क्या आपने कभी किसी ट्री के अंदर लगा हुआ मोटर को देखा? या आपको किसी ट्री से कभी किसी मोटर की आवाज आती हुई सुनाई दी कि उसके थ्रू पानी ऊपर चढ़ रहा है ट्री में? होता है क्या ऐसा? बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आखिर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ट्रीज में पानी को ऊपर पहुंचाया जाता है? क्योंकि भाई बहुत ऑब्वियस सी बात है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट पुल करना पड़ता है पानी को। धरती तो अपने पूरे ग्रेविटी से, पूरे ग्रेविटेशनल फोर्स से पानी को नीचे की तरफ खींचेगी, और अगर आप ग्रेविटेशन से अगेंस्ट किसी चीज को ले जाना चाहते हो तो किसी भी सब्सटेंस को आप ग्रेविटी के अगेंस्ट तभी मूव कर पाओगे जबकि जितना फोर्स उस पर ग्रेविटी का लग रहा है उसके अपोजिट, उससे ज्यादा फोर्स जब आप लगाओगे तो ही आप उसे मूव कर पाओगे ग्रेविटी के अगेंस्ट। ये तो क्लियर है भाई। तो आखिर यहां पर वो फोर्स जेनरेट कैसे होता है जो कि पानी को यहां से ऊपर लेकर के जाता है? यह सोचने की बात है। देखो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस चलता है प्लांट्स में, जिसे कि हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। अब समझते हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है। जब आप ट्रांसपिरेशन को समझ जाओगे तो आपको यह समझ में आ जाएगी बात कि यहां पानी को ऊपर आखिर ले कौन जाता है। देखो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस क्या है, दिन के टाइम में जब सनलाइट प्लांट्स के ऊपर पड़ता है, ट्रीज के ऊपर पड़ता है, तो यहां लीफ के सरफेस से वाटर इवापोरेट होता है। क्या होता है? इवापोरेट होता है, वाष्पीकृत होता है। वाटर क्यों इवापोरेट होता है भाई? ऑब्वियस सी बात है, पानी गर्म होगा तो भाप बन के उड़ेगा। तो लीफ में जो वाटर है, क्योंकि लीफ का सरफेस क्या होता है? ज्यादा होता है, चौड़ा होता है, तो लीफ से वाटर इवापोरेट होता है। तो प्लांट के लीफ से जो वाटर का इवेपोरेशन होता है उसी प्रोसेस को हम कह देते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या कह देते हैं? ट्रांसपिरेशन। अब समझो ध्यान से। देखो मान लो, चलो इस डायग्राम को फिर से थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं जिससे कि समझना आसान हो सके। तो ये ट्रंक है ट्री का और यहां से कोई ब्रांच है और चलो यहां पर एक लीफ बना देते हैं।
और ये बीचों बीच जो ये चैनल देख रहे हो ये जाइलम का है, और यहां से ये कुछ यूं गया और लीफ के अंदर वाटर को सप्लाई कर रहा है। इसके अंदर चलो वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी शो कर देते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हो, ये जो कुछ देख रहे हो रेड कलर से, मैंने यहां पर वाटर को डिनोट किया रेड कलर से। अब देखो क्या होता है, जब ट्रांसपिरेशन की वजह से मान लो कि लीफ से पानी इवेपोरेट हुआ, इसका मतलब क्या है, यहां जो वाटर का मॉलिक्यूल रहा होगा वो क्या हो गया, यहां से गैसियस स्टेट में पहुंचकर, जो कि लिक्विड स्टेट में था वो गैसियस स्टेट में पहुंचकर वहां से उड़ गया ऊपर, है ना। ये जैसे ही उड़ा ऊपर, ध्यान देना, जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल यहां से ऊपर की ओर बढ़ा, तो इस मॉलिक्यूल के जस्ट पीछे जो मॉलिक्यूल था, क्यों, बिकॉज ये तो एक ट्यूब का हिस्सा है, ट्यूब में ये पानी भरा हुआ है, तो वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में हैं, सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टच में हैं। तो अब जब एक मॉलिक्यूल ऊपर की ओर बढ़ा, एक मॉलिक्यूल जब ऊपर की ओर बढ़ा, तो उसके जस्ट पीछे वाला मॉलिक्यूल थोड़ा सा खींचा चला गया उसकी तरफ। क्यों हुआ भाई ऐसा? बिकॉज सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स काम करता है जिसे कि हम कोहेजन फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहेजन फोर्स। ध्यान देना, कोहेजन और एडहेजन दो तरह के फोर्स हैं। जब कोई दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो यह फोर्स कोहेजन कहलाता है, और जब ऐसा ही अट्रैक्शन दो डिसिमिलर सब्सटेंसेस के बीच हो तो उसे हम एडहेजन कहते हैं। ठीक है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो आपस में अटैच्ड रहते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं, किस फोर्स की वजह से? कोहेजन की वजह से। अब मान लो ये लास्ट वाला मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर उड़ा ऊपर, जैसे ही ये मॉलिक्यूल ऊपर की ओर उड़ा तो ड्यू टू कोहेजन फोर्स इसके जस्ट पीछे वाला मॉलिक्यूल थोड़ा सा तो प्रयास करेगा कि ये मॉलिक्यूल इसको छोड़कर ना जाए। इस प्रयास में वो मॉलिक्यूल थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा। जैसे ही वो मॉलिक्यूल थोड़ा सा आगे खिसकेगा तो उसके जस्ट पीछे वाला मॉलिक्यूल भी कोहेजन की वजह से थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा, और इस तरीके से इस पूरे वाटर चैनल के सारे मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा आगे की ओर खिसक जाएंगे। और ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। जब ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, मतलब क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली आगे की तरफ मूव करते रहेंगे। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ रही होगी। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में वाटर को आखिर ऊपर लेकर कौन जाता है, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक मोटर तो है नहीं, तो ट्रांसपिरेशन की वजह से जो फोर्स जनरेट होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल इज द फोर्स दैट इज जनरेटेड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड इट एक्ट्स अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट ये काम करता है, वाटर को अपवर्ड मूव करवाता है। तो इस तरीके से ट्रांसपिरेशन पुल जो है वो वाटर को ट्रीज में, प्लांट्स में ऊपर की तरफ चढ़ाने में मदद करता है। और ट्रांसपिरेशन पुल के अलावा कौन सा फोर्स काम कर रहा है भाई? कोहेजन। कौन काम कर रहा है? कोहेजन। तो कोहेजन क्या है भाई? वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन का फोर्स है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए आगे बढ़ जाते हैं, वो फोर्स कहलाता है कोहेजन। ठीक है, चलो एडहेजन भी यहां काम कर रहा है। कैसे कर रहा है भाई? तो देखो, जो जाइलम का ट्यूब दिख रहा है आपको, इसमें जो ये वाटर का चैनल बना हुआ है ये भी वॉल से थोड़ा सा चिपका हुआ रहता है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाइलम के वॉल से थोड़ा सा अटैच्ड रहेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ एडहेजन फोर्स, और ये नीचे नहीं गिर पाता है। बट यहां जो मेन टू फोर्सेस हैं, जो दो मुख्य फोर्सेस हैं यहां जो कि वाटर को ऊपर की ओर ले जाने में मदद करते हैं, वो कौन कौन फोर्स है भाई? एक तो ट्रांसपिरेशन पुल जो कि जनरेट हुआ है ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस की वजह से, और जो दूसरा फोर्स है वो है कोहेजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, अब देखो, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर था वो आपने समझ लिया। ये बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक था। अगर आपने नहीं समझा है तो वीडियो को वापस से शुरू से देखो और समझो कि आखिर पानी कैसे ऊपर चढ़ता है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है कमेंट्स में जरूर लिखना कि आपको कहां पर, किस बात में प्रॉब्लम है, किस कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है। चलो, अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के बाद थोड़ी सी बात करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की।
अच्छा एक बात बताना कि जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है क्या वो बाई डायरेक्शनल होगा? नहीं, ऊपर से नीचे पानी लाने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि पानी नीचे से ऊपर जा रहा है भाई, हर जगह पानी का सप्लाई होता जा रहा है, ठीक है। बट जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है वो हर तरफ होता है, क्योंकि लीफ में बना, मान लो ये लीफ है, लीफ में फूड बना, अब फूड को प्लांट के अलग अलग हिस्से में भेजना होगा, जहां भी फूड की आवश्यकता होगी वहां पर फूड जाएगा। एक बात और बता दूं आपको, यहां काफी इंपॉर्टेंट बात है, प्लांट्स में जो फूड बनता है वो बनने के टाइम यानी कि जब भी वो बना है तभी वो होता है ग्लूकोज। किसके फॉर्म में होता है? ग्लूकोज। और जब ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है यानी कि जब इसको लीफ से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है उस वक्त ये होता है सुक्रोज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में होता है? सुक्रोज के फॉर्म में। और जब इसे स्टोर करता है प्लांट यानी कि यूज करने के अलावा जो बाकी बचा रह गया, जब वो स्टोर किया जाएगा तो वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। यानी कि जो सिंथेसिस हुआ फूड का वो किसके फॉर्म में हुआ? ग्लूकोज, जो कि एक मोनोसेकेराइड है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। जब इसे ट्रांसपोर्ट किया गया तो किया गया सुक्रोज के फॉर्म में। जो ट्रांसपोर्टेशन हुआ वो किसके फॉर्म में हुआ? सुक्रोज के फॉर्म में, जो कि एक डाइसेकेराइड है। और जब इसे स्टोर किया गया स्टार्च के फॉर्म में, जो कि एक क्या है? पॉलीसेकेराइड है। क्या है? पॉलीसेकेराइड। तो इस फॉर्म में क्या किया गया? स्टोर किया गया, स्टोरेज हुआ फूड। आखिर ऐसा क्यों होता है कि बना सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसे ट्रांसपोर्ट करने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया गया, सुक्रोज बना दिया गया, और स्टोर करते वक्त और कॉम्प्लेक्स कर दिया गया, स्टार्च बना दिया गया? ऐसा क्यों भाई? बिकॉज जब आप किसी चीज को बनाते हो तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अब मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, कुछ सामान लेकर जाना है आपको, तो क्या आप सारे सामान को बेतरतीब रूप से अपने ऊपर उठाकर जाओगे? नहीं, उसको आप पैक करोगे एक बैग के अंदर। क्यों? क्योंकि कंपैक्ट हो जाएगा, वो कम जगह में ज्यादा चीजों को आप रख पाओगे। ठीक वैसे ही प्लांट्स जब ग्लूकोज को बनाते हैं और फिर जब ट्रांसपोर्ट करना होता है तो उसे वो एक डाइसेकेराइड में बदल देते हैं। जब आप क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ोगे तो वहां आपको पता चलेगा कि जब ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल्स, या फिर मैं यूं बात करूं कि कोई भी दो मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ते हैं, उनके बीच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं और चीजें कंपैक्ट हो जाती है। फिर जब पॉलीसेकेराइड बनता है तो वो और कंपैक्ट हो जाता है। तो यहां पर ये जो चीज किया जा रहा है ये कंपैक्ट करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था जो कि क्लास 10th के लिए रिलेवेंट नहीं है, बट आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है ना प्लांट्स में, वो एक एक्टिव प्रोसेस है। क्या है? एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लांट्स को एनर्जी यानी कि एटीपी खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो करवाता है कौन? फ्लोएम। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतनी सी ही बात थी कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसे अकम्प्लिश होता है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में जरूर पूछना। वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज आपके काम की बहुत सारी चीजें वहां पर सेंड की जाती है। थैंक यू।